हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह के मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी। महीना चढ़े आज 15 दिन हो गए थे और अब तो उसे उबकाई भी आने लगी थी। खट्टा खाने का मन करने लगा था। वह खुशी से झूम रही थी, पर वह पूरी तरह अस्वस्थ हो जाना चाहती थी। इतनी जल्दी इस राज को वह किसी पर प्रकट नहीं करना चाहती थी, खासकर पति के ऊपर। 15 दिन और बीत गए, दूसरा महीना भी निकल गया। अब वह पूरी तरह अस्वस्थ थी। वह सचमुच गर्भवती थी। शादी के 10 वर्षों बाद वह माँ बनने वाली थी, परंतु माँ बनने के लिए उसने क्या क्या खोया यह केवल वही जानती थी। अभी तक उसके पति को मालूम भी नहीं था। पता चलेगा तो कैसा तूफान उसके जीवन में आएगा, इसका अनुमान तो वह लगा सकती थी। लेकिन माँ बनने के लिए वह किसी भी तूफान का सामना करने के लिए चट्टान की तरह खड़ी रह सकती थी। इसके लिए वह हर प्रकार का त्याग करने को तैयार थी। 10 वर्ष के विवाहित जीवन में बहुत कष्ट उसने सहे थे। बांझ न होते हुए भी उसने बांझ होने का दंश झेला था। सास की जली कटी सुनी थी। मातृत्व सुख से वंचित रहने का एहसास खोया था। आज वह उन सभी कष्टों, दुखों, व्यंग भरे तानों और उल्हानों को अपने शरीर से चिपके घिनौने कीड़ों की तरह झटक कर दूर कर देना चाहती थी। लोगों के मुंह बंद कर देना चाहती थी। वह सास के चेहरे पर खुशी की झलक देखना चाहती थी और पति को याद करते हुए उसके मन को झटका लगा। दिल में एक कड़वी सी कसक पैदा हुई, परंतु फिर उसके सुंदर मुखड़े पर अब व्यंग्यात्मक हंसी दौड़ गई। अपने होठों को अपने दांतों से हल्के से काटते हुए उसने सोचा, पता नहीं उनको कैसा लगेगा, उनके दिल पर क्या गुजरेगी जब उनको पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ माँ, परंतु किसके बच्चे की माँ? क्या तनिष इस सत्य को आसानी से स्वीकार कर लेंगे कि वह माँ बनने वाली है? उनके दिमाग में धमाका नहीं होगा, उसका दिल फट नहीं जाएगा? क्या वे यह पूछने का साहस कर पाएंगे कि सुबह के पेट में किसका बच्चा पल रहा है? या वे अपने दिल और दिमाग के दरवाजे बंद करके अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए एक चुप्पी साध लेंगे? कुछ भी हो सकता है, परंतु सुबह उसके बारे में चिंतित नहीं थी। उसने बहुत सोच समझकर इतना बड़ा कदम उठाया था। मातृत्व सुख प्राप्त करके अपने माथे से बांझपन का कलंक मिटाने के लिए उसने परंपराओं का अतिक्रमण किया था और मर्यादा का उल्लंघन किया था। परंतु उसने जो कुछ किया था बहुत सोच समझकर किया था। शादी के वक्त शोभा एक टीवी चैनल में न्यूज रीडर और एंकर थी। वह अपनी रुचि के अनुसार काम कर रही थी, परंतु शादी के पहले तनिष की मम्मी ने कह दिया था कि शादी के बाद वह काम नहीं करेगी। मन मारकर उसने यह शर्त मंजूर कर ली थी। तनिष ने एमबीए किया था। एमबीए पूरा होते ही वह अपने पिता के साथ उनके व्यापार में हाथ बटाने लगा था। उन्हीं दिनों उसके पिता की असामयिक मौत हो गई। उसके बाद उसने अपने पिता का कारोबार संभाल लिया। उन दोनों की शादी के समय तनिष के पिता जीवित नहीं थे। दोनों की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। शोभा भी खुश थी, उसको अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। परंतु सुहाग रात को ही उसकी खुशियों का तुषारापात हो गया। उसके अरमान बिखर गए और सपनों के पंख टूट गए। सुहाग रात में दोनों का मिलन शोभा के लिए बहुत दुखद रहा। तनिष में पुरुषत्व की कमी थी। शोभा का हृदय दहल गया। मन में एक डर बैठ गया, अगर ऐसा है तो दाम्पत्य जीवन कैसे पार होगा? फिर उसने अपने मन को तसल्ली देने की कोशिश की। हो सकता है पहली बार के कारण ऐसा हुआ हो। यह असामान्य बात नहीं होती है। धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है। काश ऐसा ही हो, शोभा ने सोचा। परंतु शोभा की शंका निर्मूल नहीं थी। उसकी आशाओं के पंख किसी ने नोचकर फेंक दिए। उसकी सोच भी सत्य सिद्ध नहीं हुई थी। तनिष के पंख सचमुच कटे हुए थे। वह बहुत लंबी उड़ान भर सकने में असमर्थ था। शोभा अपने पर रोती, परंतु कुछ कर नहीं सकती थी। दाम्पत्य जीवन के बंधन इतने कड़े होते हैं कि कोई भी उनको तोड़ने का साहस नहीं कर सकता है। अगर तोड़ता है तो शरीर में कहीं न कहीं घाव हो जाता है। शोभा के जीवन में खुशियों के फूल मुरझाने लगे थे, परंतु वह पढ़ी लिखी थी। उसने आशा का दामन नहीं छोड़ा। आधुनिक युग विज्ञान का युग था। हर प्रकार के मर्ज का इलाज संभव था। शोभा के मन में पीड़ा थी, परंतु ऊपर से वह बहुत खुश रहने का प्रयास करती थी। घर के सारे काम करती थी। सासू माँ उसके व्यवहार व कार्य कुशलता से खुश थी। उसका पूरा ख्याल रखती। शोभा के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। शोभा कहती, माँ जी अब आपके आराम करने के दिन है, क्यों मेरे साथ लगी रहती है? मैं कर लूँगी ना सब कुछ। तू सब कर लेती है मैं जानती हूँ, परंतु मैं अपंग नहीं हूँ।
तेरे साथ काम करती हूँ तो शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। काम ना करूँगी तो बीमार होकर बिस्तर से लग जाऊँगी। फिर भी कुछ देर आराम कर लिया कीजिए। शोभा सासू माँ को समझाने का प्रयास करती। तेरे आने से मुझे आराम ही आराम है। बस एक पोता देकर तू मुझे बची खुशी खुशियाँ दे दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। माँ जी ने शोभा की तरफ ममता भरी निगाह से देखा। शोभा के हृदय में कुछ टूट गया। माँ जी की तरफ देखने का उसे साहस नहीं हुआ। सिर झुकाकर अपने काम में व्यस्त हो गई। समय बीतने के साथ साथ सासू माँ की शोभा से पोते पैदा करने की अपेक्षा बढ़ने लगी। दिन बीतते जा रहे थे, उसी अनुपात में सासू माँ के पोते के प्रति चाहत भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने कहा, शोभा बेटा अब और कितना इंतजार करवाओगी? तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? क्या कोई सावधानी बरत रहे हो? उन्होंने संदेहपूर्ण निगाहों से शोभा को देखा। कैसी सावधानी माँ? शोभा ने अनजान बनते हुए पूछा। वह अपनी तरफ से क्या कहती? उसे ऐसे पुरुष के साथ बांध दिया था जिसमें पुरुषत्व की कमी थी। इसमें न उसके घर वालों का दोष था, न ससुराल पक्ष के लोगों का दोष था, तो केवल तनिष्क का, जिसने सब कुछ जानते हुए भी शादी की। शोभा अभी तक चुप थी। शर्म और संकोच की दीवार उसके मन में थी, परंतु अब इस दीवार को उसे तोड़ना ही होगा। तनी से इस बारे में उसे बात करनी होगी, परंतु इस तरीके से कि उसके अहम को ठेस न पहुँचे और वह बात की गंभीरता को समझकर अपना इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाए। शादी की पहली वर्षगांठ बीत गई। कोई उत्साह उनके बीच में नहीं था। शोभा कोई जश्न मनाना नहीं चाहती थी। तनिष और माँ दोनों की इच्छा थी कि घर में छोटा मोटा जश्न मनाया जाए, केवल खास लोगों को बुलाया जाए, परंतु शोभा ने साफ मना कर दिया। वह लोगों की निगाहों में जगे हुए प्रश्नों की आग में तपना नहीं चाहती थी। अंत में तनिष और शोभा एक रेस्तरां में डिनर करके लौट आए। उसी रात शोभा ने खुलकर बात की तनिष से। 1 साल हो गया, अब हमें कुछ करना होगा। मम्मी की हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं। तनिष चौंका, परंतु बिना शोभा की ओर करवट बदले पूछा, कैसी अपेक्षाएं? शोभा मछली की तरह करवट बदलकर तनिष की आंखों में देखती हुई बोली, क्या आप नहीं जानते कि एक माँ की बेटे बहू से क्या अपेक्षाएं होती है? तनिष की पलकें झुक गई। मैं क्या कर सकता हूँ? उसने हताश स्वर में कहा। शोभा ने अपनी कोमल उंगलियों से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, आप निराशाजनक बातें क्यों कर रहे हैं? दुनिया में हर चीज़ संभव है, हर मर्ज का इलाज है और प्रत्येक समस्या का समाधान है। तनिष ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? बस यही कि आप एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज करवा लें, और जब तक आपका इलाज चलता रहेगा मैं अपने जॉब पर वापस जाकर खुश रहने का प्रयास करूंगी। तनी सोच में पड़ गया। शोभा का काम पर जाना उसे पसंद नहीं था। दरअसल वह अपनी यौन अक्षमता से परिचित था और वह नहीं चाहता था कि शादी के बाद शोभा अन्य पुरुषों के संपर्क में आए। स्त्री की अधूरी इच्छाएं और कामनाएं उसे भटका सकती थी। इन पर किसी स्त्री का जोर नहीं चलता। बाहर जाकर काम करने की इच्छा तो मन से निकाल दो। तनिष ने कुछ कड़े स्वर में कहा। माँ कभी नहीं मानेगी, और अगर मैंने इजाज़त दे दी तो घर में बेवजह कलह पैदा होगा। परंतु मैं एक काम कर सकता हूँ। तुम में रचनात्मक प्रतिभा है, मैं घर पर कंप्यूटर ला देता हूँ। तुम लेख कहानी लिखकर पत्र पत्रिकाओं में भेजो। इससे तुम्हारे अंदर का रचनाकार जीवित रहेगा और तुम उसका सही उपयोग भी कर सकोगी। शोभा जो चाहती थी यह उसका सही समाधान नहीं था। 24 घंटे घर पर रहने से एकाकीपन और ज़्यादा डरावना लगने लगता है। जो तो शोभा के ऊपर बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, परंतु पुरानी सहेलियों और मित्रों से संपर्क टूट चुका था। एक आध से कभी कभार फ़ोन पर बात हो जाती थी। अब उसे अपने पुराने रिश्तों को जीवित करना होगा। जिस घुटन भरी मानसिक अवस्था में वह जी रही थी, उसमें उसका बाहर निकलकर लोगों के साथ घुलना मिलना आवश्यक था, वरना वह मानसिक अवसाद के गहरे कुएं में गिर सकती थी। शोभा ने बुझे मन से पति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु मन में विद्रोह के भाव जागृत हो उठे। वह बहुत सीधी और सरल सच्चे मन की लड़की थी। उसके स्वभाव में विद्रोही भाव नहीं थे, परंतु परिस्थितियां मनुष्य को विद्रोही बना देती है। शोभा के पास विद्रोह करने के एक से अधिक कारण थे, परंतु अपनी मनोभावना को उसने पति पर प्रकट नहीं किया। शोभा ने संशय से पूछा, और आपने अपने बारे में क्या सोचा है? अपने बारे में क्या सोचना? उसने टालने के भाव से कहा। आप जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि मैं इतनी भोली हूँ और पुरुष के बारे में कुछ नहीं जानती? आप अपने आप को किसी भ्रम में रखने की कोशिश न करें, वरना माँ जी पोता पोती का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। तनिष कुछ पल चुप रहा, फिर गंभीरता से कहा, मैं अपना इलाज करवा लूँगा।
तो फिर कब चलेंगे डॉक्टर के पास? शोभा ने उत्साह से कहा। तुम क्यों मेरे साथ चलोगी? मैं स्वयं जाकर डॉक्टर से सलाह ले लूँगा। तनिष्क की आवाज़ में बेरुखी साफ दिखाई पड़ रही थी। शोभा के मन में कुछ चटक गया। पति पत्नी की प्रेम की डोर में एक गांठ पड़ गई। तनिष्क ने दूसरे ही दिन एक डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रिंटर के साथ लाकर घर पर लगवा दिया। स्टेशनरी भी रख दी। शोभा ने अपने भावों को शब्द रूप में ढालना प्रारंभ किया। उसके लेखन को प्रकाशन के माध्यम से गति मिली। इससे काफ़ी हद तक उसे मानसिक सुख और शांति का अनुभव हुआ। शोभा अपनी दुश्चिंता और मानसिक परेशानी से बचने के उपाय ढूंढ रही थी, तो दूसरी तरफ सासू माँ उसकी परेशानी बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। जैसे जैसे महीने साल में बदल रहे थे, सासू माँ की वाणी की मधुरता गायब होती जा रही थी। उनके मुंह से अब केवल व्यंग्य बाण ही निकलते थे। शोभा को बात बात पर कोसना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। सासू माँ की कटुता शोभा अपनी कहानियों और कविताओं में भरती रहती थी। सासू माँ अक्सर टोकती, शोभा कुछ घर की तरफ भी ध्यान दो, मेरे बिना घर का कौन सा काम रुका पड़ा है। शोभा ने अब अपनी स्वाभाविक सरलता त्याग दी थी। वह भी पलटकर जवाब देने लगी थी। शादी के कई साल हो गए, अभी तक एक बच्चा पैदा ना कर सकी। घर गृहस्थी की तरफ कब ध्यान दोगी? बच्चे कब संभालोगी? जब समय आएगा बच्चे भी पैदा हो जाएंगे। वह समय पता नहीं कब आएगा, सासू माँ बोली। शोभा कुछ नहीं बोली तो सासू माँ ने आगे कहा, तुम्हारे पैर घर में टिकते ही नहीं, बच्चों की तरफ ध्यान क्यों जाएगा? बाहर तुम्हारे सारे शौक पूरे हो रहे हैं, तो पति से क्या लगाव होगा? उसे प्यार दोगी तभी तो बच्चे पैदा होंगे। शोभा ने जलती आंखों से सासू माँ को देखा। मन में एक ज्वाला से भड़की इच्छा हुई कि सासू माँ को सब कुछ बता दे। कम से कम उनका कोसना तो बंद हो जाएगा। परंतु क्या वे उसकी बात पर विश्वास करेंगी? शायद ना करे। अपने बेटे की कमजोरी को वे क्यों स्वीकार करेंगी? पता नहीं कैसी बंजर कोख लेकर आई है। उसर में भी बरसात की 2 बूंदें पड़ने से घास उगाती है, परंतु इसकी कोख में तो जैसे पत्थर पड़े हैं। सासू माँ के प्रवचन चलते ही रहते थे। सासू माँ की जली कटी सुनते सुनते सुबह तंग आ चुकी थी। लेख, कविता और कहानी के माध्यम से मन की भड़ास निकालने के बाद भी उसके मन की जलन कम नहीं होती थी। दिन पर दिन शोभा का मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा था। तनिष्क की तरफ से उसे कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे थे। उसने कहा था कि वह एक आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेकर जननेंद्रिय को पुष्ट करने वाली कुछ योगी क्रियाएं कर रहा था और दूध के साथ कोई चूर्ण ले रहा था। शोभा समझ गई वह किसी ढोंगी वेद के चक्कर में फंस गया था। एक नियमित अवधि के बाद जब दोनों ने संबंध बनाए तो शोभा को तनिष्क की पौरुषता में कोई अंतर नजर नहीं आया। आप किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? शोभा ने कहा, क्या फ़ायदा? जब आयुर्वेद में इसका इलाज नहीं है तो अंग्रेजी चिकित्सा में कहाँ होगा? आप कैसी दकियानुसी बातें कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे हैं। एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति के मुंह से भी यह बात अच्छी नहीं लगती। आज विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। कम से कम आप तो ऐसी बातें न करें। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं डॉक्टर को दिखा लूँगा, तनिष्क ने बात को टालते हुए कहा और बाहर की तरफ चल दिया। शोभा पति के टालू स्वभाव से हैरान रह गई। पता नहीं किस मिट्टी का बना है यह इंसान। सासू माँ का अत्याचार उसके ऊपर बदसूर जारी था, बल्कि दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। उनके तानों और जली कटी बातों से शोभा का हृदय फटकर रह जाता था। दूसरी तरफ पति की उपेक्षा से उसकी मानसिक परेशानी दोगुनी हो जाती। उसे लगता इस भरी पूरी दुनिया में वह बिल्कुल अकेली पड़ गई है। उसका पति और सास ही उसके दुश्मन बन गए हैं। अपने मम्मी पापा से वह अपनी परेशानी बता नहीं सकती थी। अपना दर्द वह उनके हिस्से में क्यों डाले? उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी थी उसकी शादी करके। अब अपने दाम्पत्य जीवन के परेशानियों से अवगत कराकर उन्हें क्यों परेशान करे? उसने ठान लिया कि वह स्वयं ही अपने परेशानियों से लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। इन्हीं दुश्चिंताओं से गुजरते हुए उसने इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध डॉक्टर का नाम व पता ढूंढ निकाला। फिर तनिष्क से कहा, आप स्वयं तो कुछ करने वाले नहीं हैं। मैंने एक डॉक्टर के बारे में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त की है। उनसे अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। कल हम दोनों उनके पास चलेंगे। तनिष्क ने अपने स्वर में और ज़्यादा तल्खी घोलते हुए कहा, एक बात समझ लो, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने वाला। तुम अपने काम से काम रखो, घर संभालो, माँ की सेवा करो, अपना लेखन कार्य करो। तुम्हें जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। मेरे बारे में कुछ करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इस बात से शोभा भड़क गई। आप क्या समझते हैं, घर संभालने, सास की सेवा करने और लेखन कार्य करने मात्र से एक पत्नी के जीवन में खुशी आ सकती है? इसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए।
आप समझते क्यों नहीं कि एक स्त्री को इसके अतिरिक्त और भी कुछ चाहिए। उसे अपने पति से एक बच्चा भी चाहिए। वह माँ बनना चाहती है। माँ बनकर ही एक स्त्री को पूर्णता प्राप्त होती है। इस घर में क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं पड़ता? सासू माँ मेरे बारे में क्या क्या बोलती रहती है, वह भी आपके कानों में नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपनी आंखें और कान बंद कर रखे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन में आग लगाकर आप इतने निरपेक्ष कैसे रह सकते हैं। आपको पता है कि आपका रोग लाइलाज है, परंतु अपनी नामर्दानगी की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मैंने क्या अपराध किया है? बोलते बोलते शोभा की आवाज़ भर आ गई। वह पलंग पर बैठकर सुबकने लगी। तनिष्क ने उसे चुप कराने का कोई प्रयास नहीं किया और चुपचाप बाहर निकल गया। शोभा ने नम आंखों से उसे बाहर जाते हुए देखा और उसका हृदय शीशे की तरह चटक गया। तनिष्क के प्रति मन घृणा से भर गया। शोभा की प्रिय सहेली नीलम उसी के शहर में ब्याही थी। 2 साल का बच्चा था उसका। उससे यदा कदा बात होती रहती थी। उसके बेटे के जन्मदिन पर तनिष्क के साथ गई थी। इधर मानसिक परेशानी और उलझनों के कारण उसने नीलम को काफ़ी दिनों से फ़ोन नहीं किया था। कुछ सोचकर उसने नीलम को फ़ोन किया। हाय हेलो के बाद शोभा ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो आ जाओ ना यार, कितने दिन हो गए मिले हुए। मिलकर गपशप मारेंगे और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। शोभा जब नीलम से मिलने गई तो वह उसे देखकर हैरान रह गई। यह क्या शोभा, इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? बीमार थी क्या? सब बताऊंगी यार, शोभा ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। नीलम का पति सरकारी नौकरी में उच्च पद पर था। उस वक्त वह घर पर ही था। शोभा से अपने बेटे के जन्मदिन पर मिल चुका था। पहले वाली शोभा और सामने बैठी शोभा में जमीन आसमान का अंतर था। उसके चेहरे की चमक कहीं खो गई थी, आंखें कुछ ढूंढती सी लगती थी। शोभा से बोला, शोभा जी, चांद में ग्रहण लगते तो देखा था, परंतु यह पतझड़ कहाँ से आ गया? आपका खूबसूरत चांद सा मुखड़ा कहीं खो गया है। पीड़ा में भी शोभा की हंसी फूट पड़ी। आनंद की बात सुनकर उसका दर्द जैसे गायब हो गया। उसकी तरफ प्यार भरी नज़र से देखा और फिर शर्माकर बोली, आप तो मेरे ऊपर कविता करने लगे। अरे नहीं, ये तो तुम्हारे जीवन में बहार बनकर छाने की कोशिश कर रहे हैं। शोभा, इनसे बच कर रहना, ये बड़े दिलफेक इंसान हैं। सुंदर लड़की को देखते ही लाइन मारना चालू कर देते हैं। ये तो खुद कह रहे हैं कि मैं पतझड़ की मारी हूँ, मेरा चांद कहीं खो गया है। ऐसे में मेरे ऊपर क्या लाइन मारेंगे? शोभा ने दुखी होकर कहा, ऐसा न कहो, ये तो सूखे फूल में भी खुशबू भर देते हैं। नीलम जैसे अपने पति के पोल खोलने पर आमदा थी। शोभा शर्म और संकोच में डूबती जा रही थी। आनंद ने पत्नी से कहा, तुम इस बेचारी को क्यों परेशान कर रही हो? पहले इसके हालचाल तो पूछो कि इसे हुआ क्या है। दोनों सहेलियां जब एकांत में बैठी तो शोभा ने अपने बारे में सारे पर्दे उठा दिए। मन की सारी गुत्थियां खोल दी, कुछ भी न रखा अपने पास। नीलम की आंखों में आंसू झलक आए उसके बातें सुनकर। कुछ सुनने के बाद बोली, शोभा, कौन जानता था कि एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की के जीवन में इस तरह की काली छाया भी पड़ सकती है। अब तुम क्या चाहती हो? नीलम, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो, मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए हर संभव मदद करूँगी। बताओ कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मैं जानती हूँ जो मैं तुमसे मांगने जा रही हूँ वह सहज ही किसी पत्नी को मंजूर नहीं होगा, परंतु मैं इसके लिए किसी कोठे पर नहीं बैठ सकती, किसी पर पुरुष से संबंध नहीं बना सकती। तुम क्या चाहती हो? नीलम ने धड़कते दिल से पूछा। उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा था। मैं अपनी कोख भरना चाहती हूँ, मातृत्व प्राप्त करना चाहती हूँ। यह कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारा पति सब कुछ हो सकता है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, शोभा ने उसकी बात काटकर कहा। उसके स्वर में उतावलापन था, जैसे अगर जल्दी से अपनी बात नहीं कहेगी तो कभी कह नहीं पाएगी। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जिसके साथ नीलम ने जानना चाहा। अरे नहीं, बॉयफ्रेंड पालना मेरे बस का नहीं। किसी पर पुरुष से शारीरिक संबंध बनाना हर हाल में खतरनाक होता है। वह जीवन भर के लिए गले की हड्डी बन जाता है। संबंध तोड़ने पर ब्लैकमेल करने लगता है। मैं इतना बड़ा जोखिम उठाकर अपने परिवार को नष्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो फिर मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? नीलम ने बेबसी से पूछा। बस कुछ दिन के लिए तुम्हें अपने हृदय पर पत्थर रखना होगा। कुछ दिनों के लिए तुम अपने पति को मुझे उधार दे दो। मैं उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। जब मेरी कोख भर जाएगी तो मैं उनसे अपना संबंध तोड़ लूँगी, शोभा ने साफ साफ कहा। यह सुनकर नीलम को चक्कर सा आ गया। वह विस्फारित नेत्रों से शोभा को देखती रही, मुंह से एक बोल भी न फूटा।
शोभा ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने धड़कते सीने पर रख लिए और विनती से करती बोली, तुम मेरी इतनी सी बात मान लो, मैं तुम्हारे जीवन भर एहसानमंद रहूंगी। तुम यह सोच लेना कि जैसे तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती हो। नीलम कुछ पल सोचती सी बैठी रही, फिर अपने हाथों से शोभा के हाथों को थामते हुए कहा, सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा है। बड़ा कठोर निर्णय है यह, एक पत्नी जानबूझकर अपने पति को दूसरी स्त्री के बिस्तर पर लिटा दे। यह संभव नहीं होता, परंतु मैं तुम्हारा दुख समझ रही हूँ। उसकी कसक अपने दिल में महसूस कर सकती हूँ। अच्छा होता अगर तुम बिना बताए मेरे पति को अपने जाल में फंसा लेती। पीठ पीछे पति क्या करता है यह जब तक पत्नी को पता नहीं चलता उसे दुख नहीं होता है। मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करना चाहती थी। मैं पूरी सुरक्षा के साथ यह सब करना चाहती हूँ। अगर सब कुछ तुम्हारी जानकारी में होगा तो बाद में आनंद जी से पीछा छुड़ाना मेरे लिए आसान होगा, वरना कहीं वे भी जीवन भर के लिए पीछे पड़ गए तो। शोभा ने स्पष्ट किया। नीलम कुछ पल तक सोचती रही। उसके चेहरे पर तरह तरह के भाव आ जा रहे थे। शोभा ने अधीरता से उसके हाथों को कसकर दबा दिया। देखो नीलम, मना मत करना, वरना मेरे जीवन का सारा आधार ढह जाएगा। मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। खैर, जब तुमने मुझे सब कुछ बता ही दिया तो मैं तुम्हारी बात मानकर कुछ दिन के लिए अपने हृदय पर पत्थर रख लेती हूँ। परंतु शोभा, तुम स्वयं आनंद को पटाओगी, मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। उन्हें यह बताना भी मत कि मुझे सब कुछ मालूम है। तुम उनसे कहाँ मिलोगी यह भी तुम तय करना, मुझे मत बताना। शोभा ने उसका माथा चूम लिया। नीलम, मैं जीवन भर तुम्हें सगी बहन की तरह मानूंगी। शोभा के लिए आनंद को पटाना बहुत आसान सिद्ध हुआ। नीलम ने सही कहा था कि वह बहुत दिलफेक इंसान था। शोभा के 2-3 फोन पर ही आनंद उससे मिलने के लिए व्याकुल हो गया। शोभा को स्वयं जरूरत थी, सो उसने भी सारे बंधन ढीले कर दिए और कटी पतंग की तरह आनंद की बाहों में जा गिरी। जिस योजना के तहत शोभा इस अनैतिक कार्य को अंजाम दे रही थी वह समय सीमा में बंधा हुआ था। उस कार्य के पूर्ण होने का आभास होते ही उसने आनंद से दूरियां बनाना शुरू कर दी। अंत में एक दिन उसने आनंद को अपनी मजबूरी बताकर उससे अपने संबंध तोड़ लिए। आनंद समझदार पारिवारिक व्यक्ति ही नहीं, एक जिम्मेदार अधिकारी भी था। उसने शोभा को आज़ाद कर दिया। गर्भधारण के बाद शोभा के आचरण में स्वाभाविक परिवर्तन आने लगे थे। सासू माँ को समझते देर न लगी कि शोभा माँ बनने वाली है। उनका मन मयूर नाच उठा। जो शोभा अभी तक उनकी आंखों में खटक रही थी, दुश्मन से बढ़कर नजर आती थी, उसका परित्याग करने के मन ही मन मंसूबे बांध रही थी, वही अचानक उनकी आंखों का तारा बन गई। वह उनके लिए खुशियों का खजाना लेकर जो आने वाली थी। शोभा की बलैया लेते हुए सासू जी ने कहा, नजर न लगे मेरी बेटी को, कितने दिन बाद तू खुशियाँ लेकर आई है। दिन गिनते गिनते मेरी आंखें पथरा गई, पर चलो देर से ही सही, तूने मेरी मुराद पूरी कर दी। शाम को उन्होंने तनिष से कहा, तुझे कुछ पता भी है, बहू पेट से है, उसके लिए अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें लेकर आ, मेवा फल आदि। तनिष चौंका, उसे सचमुच पता नहीं था। काफ़ी दिनों से शोभा और उसके बीच अबोला चल रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने मन को शांत किया। वह किसी को अपने मन की बात नहीं बता सकता था। कैसे बताता कि शोभा के पेट में उसका बच्चा नहीं था। उसे यह दंश झेलना ही पड़ेगा। एक परिवार को बचाने और सुखी रखने के लिए यह अति आवश्यक था। वह अपनी माँ की खुशियों को आग के हवाले नहीं कर सकता था। पिताजी नहीं थे, माँ ही उसकी सब कुछ थी। जब तक जिंदा है उनकी खुशियों के लिए उसे भी खुश होने का दिखावा करना पड़ेगा। सासू जी रात दिन शोभा की सेवा में लगी रहती, उसकी हर चीज़ का ख्याल करती, उसे कोई काम न करने देती। परंतु तनिष उससे उखड़ा उखड़ा रहता, बात न करता। व्यवहार में इतना रूखापन था कि कई बार शोभा का मन करता कि उसकी पोल खोल दे, परंतु परिवार की प्रतिष्ठा और मर्यादा का ख्याल कर वह चुप रह जाती। यह कैसी विडंबना थी कि जब तक शोभा ने मर्यादा के अंदर रहते हुए अपने पति और सासू माँ के लिए खुशियाँ बटोरनी चाहिए तो उसे दुखों के कतरों के सिवा कुछ न मिला। परंतु जब मर्यादा का उल्लंघन किया, सामाजिक मूल्यों को तोड़ दिया और एक अनैतिक कार्य को अंजाम दिया तो सासू माँ की झोली में खुशियों का अंबार लग गया। नियत समय आने पर शोभा ने एक बच्चे को जन्म दिया। नर्स नवजात शिशु को तौलिया में लपेट कर लाई और दादी माँ के हाथों पर रखकर बोली, मुबारक हो, पोती हुई है। सुनकर सासू जी का हृदय धक से रह गया। चेहरे पर जैसे लगा स्याही पुत गई। वे बच्ची की तरफ नहीं, नर्स की तरफ अविश्वास भरी नज़रों से देखकर बोली, जैसे उसने बच्चा बदल दिया हो। नर्स बोली, क्या दादी माँ, आप मेरा मुंह क्यों ताक रही हैं?
दादी माँ शायद सोच रही होंगी यह लड़की कहाँ से पैदा हो गई, इनको पोते की चाहत रही होगी। दूसरी नर्स बोली। पहली नर्स ने कहा, दादी माँ आप एक औरत है, फिर भी समाज और परिवार के लिए लड़की की महत्ता नहीं समझती। इतना जान लीजिए, लड़कों से ज़्यादा खुशियाँ एक लड़की परिवार के लिए लेकर आती है। जब बेटियाँ घर में रह के माँ बाप की सेवा करती है, तब लड़के बाहर जाकर मटर गश्ती करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया है। तीसरे दिन शोभा बच्चे के साथ घर आ गई। शोभा के मम्मी पापा और बहन भी साथ ही आए थे। वे बच्ची की छठी होने तक शोभा के साथ रहना चाहते थे। सभी चाहते थे बच्ची की छठी धूमधाम से मनाई जाए। इन 3 दिनों में तनिष्क की मम्मी का मन भी बच्ची की तरफ से साफ हो गया था। नर्सों की बातें उनके हृदय को छू गई थी। उन्होंने खुशी मन से छठी मनाने की स्वीकृति दे दी, परंतु तनिष्क ने साफ मना कर दिया कि वह कोई जश्न नहीं मनाएगा। सभी के मुंह लटक गए। कारण पूछा तो बिना कुछ बोले बाहर चला गया। उसके बाहर जाने के बाद तनिष्क की माँ ने कहा, उसके मनाने न मनाने से क्या होता है, मेरे घर में पोती हुई है तो जश्न मैं मनाऊंगी। समधी जी आप सारी तैयारी करवाएं। रात को तनिष्क काफ़ी देर से घर लौटकर आया। सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। खाना वह बाहर से खाकर आया था। उसने किसी से बात नहीं की। सबने खाने के लिए पूछा तो मना कर दिया और चुपचाप ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। सभी लोगों को उसके इस प्रकार के व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा था, परंतु ऐसा वह क्यों कर रहा था किसी को पता नहीं था। वह किसी को कुछ बता भी नहीं रहा था। उसके मन की बातों को वह शोभा ही जानती थी। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए तो शोभा बच्ची को सुलाकर ड्राइंग रूम में आई। तनिष्क एक सोफे में आंख बंद करके लेटा था। वह सोया नहीं था। विचारों के झोंके उसे सोने नहीं दे रहे थे। शोभा उसके पैताने बैठ गई और बोली, मैं जानती हूँ आप दुखी है और मुझसे नाराज भी है, परंतु आप बताइए इसके अलावा मेरे पास क्या चारा था। आज उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी थी। काफ़ी दिनों बाद वह तनिष्क से बोली थी। तनिष्क थोड़ा कसमसाया परंतु बोला कुछ नहीं। शोभा ने आगे कहा, आप बताइए अगर मैं ऐसा ना करती तो क्या जिंदगी पर लांछनों के दाग लेकर घुट घुट कर जीती। माँ जी के ताने आपने नहीं सुने। मैं बांझ नहीं कहलाना चाहती थी और अगर आपसे तलाक लेती तो आपकी बदनामी होती। मुझे स्पष्ट कारण बताना पड़ता। तब बताइए कि आप इस समाज में एक प्रतिष्ठित जीवन जी पाते। आप कौन सा मुंह दुनिया को दिखाते और क्या माजी पोता पोती का मुंह देखे बिना इस संसार से विदा न हो जाते। तनिष्क ने हल्के से सरक कर अपना सिर सोफे के पुट्टे पर रख लिया। आंखें चौड़ी करके शोभा को देखा। वह गंभीर थी परंतु उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह कहती गई, आप देख रहे हैं मेरे एक अमर्यादित कदम से कितने लोगों के हृदय में खुशियों का सागर लहरा रहा है। सभी के चेहरों पर रौनक आ गई है। माँ जी की खुशियों का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तनिष्क ने अचानक तड़प कर कहा, परंतु एक बच्चे के लिए तुमने अपनी इज्जत क्यों दांव पर लगाई। क्या हम निसंतान रहकर जीवन नहीं गुजार सकते थे, परंतु तब मैं जीवन भर अपने माथे पर बांझ होने का कलंक लेकर जीती। उसे मिटा नहीं सकती थी। सासू जी जब तक जीती उनके ताने झेलती, दुनिया भर के शक निगाहों के वार झेलती। आपको नहीं पता, वे तो मुझे तलाक दिलवाकर आपकी दूसरी शादी तक करने की बात भी सोच रही थी। क्या आप उनकी खुशी के लिए दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करते। आप शांत मन से सोचिए, यह बात केवल हम दोनों को मालूम है। इस बच्ची को आप एक बार अपना मानकर देखिए, फिर उसके पालने पोसने में जो खुशी आपको प्राप्त होगी वह किसी और चीज़ में नहीं प्राप्त हो सकती। परंतु यह बच्ची मेरी नहीं है, इसमें मेरा खून कहाँ है। उसने तर्क दिया। इसे दत्तक पुत्री समझकर ही अपनी मान लीजिए। इस बच्ची के शरीर में कम से कम मेरा खून तो है, परंतु मैं अपने मन को कैसे समझाऊं। तनिष्क ने हताश स्वर में कहा। शोभा ने आगे सरककर उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने में हम दोनों की भलाई थी। अब समाज में हम इज्जत के साथ जी तो सकते हैं। तनिष्क ने तर्क दिया, परंतु मुझे मानसिक कष्ट हुआ है। सच है, परंतु आपका मानसिक कष्ट मेरे कष्ट से बढ़कर नहीं है। अपनी कमजोरी के बारे में जानते हुए भी आपने मेरे साथ शादी की और मुझे तानों, उल्हानों और लांछनों की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। खैर, जो भी हुआ उसे भूल जाने में भलाई है। आप अपनी सापेक्ष सोच से अपने गमों को खुशियों में बदल सकते हैं। तनिष्क की सोच कुछ कुछ बदलने लगी थी। शोभा की नरम उंगलियां अब तनिष्क के गालों को हौले हौले सहला रही थी। काफ़ी रात हो चुकी थी। वह आंखें बंद करके बोली, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अब मेरे कदम कभी नहीं डगमगाएंगे। आपकी उपेक्षा और माँ जी के तानों से ऊब कर ही मैंने बहुत कड़े मन से यह कदम उठाया था।
अगर मैं ऐसा ना करती तो आपकी कमजोरी सभी को पता चल जाती, या मैं जीवन भर बांझ औरत के लांछन लेकर जीने को मजबूर रहती। आपकी इज्जत बची रहे और मेरे ऊपर लगे सारे लांछन मिट जाए, इसलिए मुझे पर पुरुष की बाहों का सहारा लेना पड़ा। कहते कहते शोभा का स्वर भावुक हो गया। तनिष्क ने अपने गालों पर उसकी उंगलियों को थाम लिया और अगले ही क्षण शोभा को खींचकर सीने से लगा लिया। आज की उजली भोर उसके लिए आशा की नई किरण लेकर आई थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी, और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।